I had given you some kind of a homework to you last lecture. अगर उसमें doubt है तो मैं पहले वो खत्म कर लेती हूँ before I start teaching you today. So I definitely given from module 1 to 15. मैम क्वेश्चन नंबर 12. ओके तो पहले हम मॉड्यूल के डाउट करते हैं. तो जिसको भी डाउट है ओके आई एक्सपेक्ट कि सबने होमवर्क किया होगा, क्योंकि देखो होमवर्क नहीं करोगे ना तो अगले लेक्चर में जो भी सिखाया जाएगा वो सिखाना डिफिकल्ट हो जाता है. And it will be a routine practice. If I am giving you any homework, I will discuss the doubts in the next lecture. तो आपको करने को नहीं हो रहा है, थोड़े प्रॉब्लम्स में आधा आ रहा है, उसके आगे नहीं आ रहा है, जो भी है जितना आ रहा है ट्राई करके रखिए. Not trying is not a way. ट्राई करना चाहिए होमवर्क. So let us do the doubts. I'm doing the doubts first from the module. मैम 15th क्वेश्चन. हाँ तो मैंने क्या होमवर्क दिया था, कौन बताएगा? क्वेश्चन नंबर 1 to 15. अच्छा मॉड्यूल से क्वेश्चन नंबर 1 to 15 थे और शायद असाइनमेंट भी होंगे फिर, है ना? असाइनमेंट दिए थे कि नहीं आपको? यस मैम. Assignment 1 and 2 is what I recollect, if I'm not wrong. यस मैम. तो असाइनमेंट किए कि नहीं, सिर्फ मॉड्यूल किया क्या? कि देखिए असाइनमेंट भी. I did some few questions. हाँ okay. So tell me first module doubt. Let us solve module doubt first and then I'll discuss the assignment doubts also. तो अभी मॉड्यूल में 1 to 15 में फाउंडेशन बिल्डर हमने ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स किए थे. उसमें I heard somebody telling problem number 12 और बोलो. What else is the doubt? एक ही डाउट है मॉड्यूल में, चेक करो. क्वेश्चन नंबर 7. ओके सो मॉड्यूल का 12, मॉड्यूल का 7 और Miss 5. 5 और 3. और कुछ और क्या से? And third one. थर्ड. ओके और that's it. So I'm solving the third one. तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कहता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 36 ml of water at 4 degrees Celsius and rho given where rho. So what is rho? Density. वाटर की डेंसिटी दी है. तो प्रॉब्लम नंबर 3 में we are having volume of water 36 ml. Water is a liquid, right? Density of water दी है 1 gram per ml. So what will be mass of water? Volume into density, and that will be 36 grams. ये पहली चीज आपको समझनी है. जो 36 ml वाटर है उसको हमने ग्राम्स में कन्वर्ट किया.
It is 36 grams water. अभी number of moles of water calculate करेंगे. जो number of moles of water है वो 36 upon उसका gram molecular mass 80. तो ये जो 36 ml water है that is 2 mole of water. Now, do I understand number of molecules? In 2 mole of water, that is 2 into Avogadro's number. ये हो जाएगा number of molecules. यहाँ तक समझ में आया सबको? कोई डाउट है किसी को? Na is Avogadro's number. अभी पूछा क्या है? मॉलिक्यूल नहीं पूछा है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछे. मतलब इतना जो नंबर मैंने लिखा है, these many molecules are there. So in these many molecules, totally how many protons are there? तो ये जो नंबर है, ये मॉलिक्यूल्स का नंबर दिया है और इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में टोटली कितने प्रोटॉन्स है, ये हमको समझना है. ये कैसे समझेगा? काउंट द प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल. सो सिंस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन वाटर मॉलिक्यूल, तो प्रोटॉन का नंबर कैसे आ जाता है? व्हाट इज प्रोटॉन? सेम एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? वाटर का फॉर्मूला H2O है, तो H में कितने प्रोटॉन्स है? इंडिविजुअल हाइड्रोजन 1, so there are 2 hydrogens present, so 2 hydrogens together 2 proton, and oxygen number of proton is 8. मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन्स है. तो फिर इतने वाटर मॉलिक्यूल में 2 Na वाटर मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन्स होंगे? So we write therefore 36 ml of water will have 2 into 10 Na protons. That is nothing but 20 Na protons. तो जिसका भी डाउट था, डाउट 3 क्लियर हो गया? मैम बोलो. मैम मैंने असाइनमेंट्स किए, मेरे को मॉड्यूल में क्वेश्चन किधर है वही नहीं मिला. मॉड्यूल में क्वेश्चन किधर है? क्यों नहीं मिला बेटा? मैंने पेज नंबर डाला था, पेज नंबर 44. ओके मैम. पेज नंबर डाला होगा ना मैंने होमवर्क देते वक्त. पेज नंबर देने के बाद क्यों नहीं क्वेश्चन मिलता? तो अगले बार मिल गया मैम. तेरा होमवर्क बढ़ जाएगा अगले बार. आज भी तो होमवर्क आएगा ना मैम. तो कर लो ये 15 प्रॉब्लम, ज्यादा तो टाइम नहीं जाएगा. सो whoever asked me doubt number 3, I hope it's clear, right? I'm going ahead. Yes, ma'am. Next problem is problem number 5. Problem number 5 कहता है the molecular weight of green vitriol is MO. So in problem number 5 they are talking about the compound green vitriol और उसका GMM दे रहे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास दे रहे. which is some MO grams. Now see what next they are talking about. The weight of 10 raised to minus 3 Na molecules is. तो जो molecular mass होता है वो क्या है? Molecular mass is nothing but mass of Avogadro's number of molecules. तो green vitriol के mass of Avogadro's number of molecules है MO grams. So can we find out 10 raised to minus 3 Na molecules का mass? Therefore mass of
10 raised to minus 3 Na molecules. Will be how much? So how do we do it? 10 raised to minus 3 into Na into MO upon Na. So the answer will come 10 raised to minus 3 MO grams, which you don't see as an option. But what you see as an option is MO milligrams. This is same as MO milligrams. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. So whoever asked me problem number 5, all done. Problem number 5 done. I move to next, that is problem number 7. So next out कर रहे हैं हम problem number 7 from module. So problem number 7 from module says the element A atomic weight 75 and B atomic weight 32 combine to form a compound X. If 3 mole of B combined with 2 mole of A to give 1 mole of X, then the weight of 5 mole of X is. तो बहुत सिंपल है, A और B का एटॉमिक वेट दिया है और वो कहते हैं कि 3 मोल ऑफ B है और 2 मोल ऑफ A है. So 3 मोल ऑफ B plus 2 मोल ऑफ A will combine to form X. तो ये जो X होगा ये होगा A2B3. This is what is your X. Because they say कि 3 mole of B combines with 2 mole of A to give 1 mole of X. So this is what it is. A2B3 is 1 mole of X. So can I calculate the mass GMM of A2B3? What will be gram molecular mass? 1 mole of X GMM of X, which is nothing but A2B3. तो हमारे पास A का मास और B का मास दिया है. A का मास 75 है तो ये हो जाएगा 75 into 2 और B का मास कितना दिया है? B का मास दिया है 32. So this will be 32 into 3. So 150 plus मुझे क्या करना है? 96. So what will be the total बोलो? 46. 246. तो 246 क्या हो गया? 246 grams per mole. It is GMM. मतलब this is mass of 1 mole of X. ये 1 mole of X का मास है. अभी प्रॉब्लम में क्या पूछा है? 5 mole of X. So therefore mass of 5 mole of X will be 5 into 246 grams. 5 into 246 आप करोगे तो क्या आंसर आएगा बेटा? 1230. Yes, 1230. यूनिट क्या रहेगा? ग्राम्स. Right? So your unit will be 1230 grams. Do you see this answer? You don't see this answer, but what you see is 1.23 kg. So this is same as 1.23 kg which you written.
solved problem number 7 हो गया अपना. कोई डाउट है किसी को प्रॉब्लम नंबर 7 में? Next problem that I'm solving with you is problem number 12. Problem number 12 क्या कहता है देखते हैं. So problem number 12 says which of the following samples contains smallest number of atoms. तो ऐसे प्रॉब्लम में हर एक ऑप्शन में आपको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं एंड देन उसमें से टैली करके लिखना है कि किसमें स्मॉलेस्ट एटम होंगे. सो प्रॉब्लम नंबर 12 में पहला ऑप्शन कहता है 1 ग्राम CO2. तो नीड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम CO2. So problem number 12, option A, 1 gram CO2. So I will calculate the moles. 1 upon 44 mole CO2. कितने molecules? Na upon 44 molecules of CO2. कितने atom? एक molecule में 3 atom. So 3Na upon 44 atoms present. तो ये मैंने ऑप्शन ए के नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट किए और ऐसे ही हर ऑप्शन में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करते चले जाओ. से बी ऑप्शन दे टॉक अबाउट C8H18. तो बी ऑप्शन में दिया है 1 ग्राम of C8H18. So what is the molecular mass coming? 114. 114 आ गया. तो ये 1 upon 114 will be mole of C8H18. फिर number of molecules के लिए have to multiply by Avogadro's number. कितने हो गए मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम्स देखो एक मॉलिक्यूल में 18 plus 8 that is 26 atoms are there. So this will be 26 Na upon 114 और ऐसे करके हर ऑप्शन में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करो और देखो किसमें स्मॉलेस्ट है. So whoever asked me doubt understood how to proceed? Yes, ma'am. Okay, so can I shut module? तो आपने मॉड्यूल के 4 डाउट पूछे वो हो गए. Right? Anyone else has any doubt in 1 to 15 problems of module? और I consider सारे doubts हो गए. मुझे honestly बताओ, have you all tried the assignments, assignment 1 and 2 which was given to you? Yes, ma'am. तो अभी असाइनमेंट ओपन करूं. असाइनमेंट में डाउट है क्या किसी को कि नहीं है? Ma'am, can you go over question 15 from module? Actually, I had some internet problem. When you go for question 15 for module, तो वो डाउट है क्या डिस्कस करूं? Yes, ma'am. ओके, क्वेश्चन 15 फॉर मॉड्यूल. तो देखते हैं क्वेश्चन 15 क्या है मॉड्यूल का. तो क्वेश्चन 15 जो है मॉड्यूल का is saying the number of electrons in 2 gram ion of nitrate ion. तो इसमें ये जो टर्मिनोलॉजी है ये मैंने लास्ट लेक्चर आपको बताई थी. 2 ग्राम आयन ऑफ नाइट्रेट आयन मींस 2 मोल ऑफ नाइट्रेट आयन. ये पहले समझना. मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताया था ग्राम एटम लिखा है. 1 ग्राम एटम इज 1 मोल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल इज 1 मोल. वैसे ही 1 ग्राम आयन इज 1 मोल.
तो ये समझना चाहिए 1 ग्राम एटम लिखा है तो इट इज नॉट 1 ग्राम ऑफ एटम. ओके 1 ग्राम एटम इज 1 मोल ऑफ एटम्स. 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है तो वो है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल. और 1 ग्राम आयन लिखा है तो वो है 1 मोल ऑफ आयंस. ये बेसिक है. तो अगर आपने ये प्रॉब्लम में इसको 2 ग्राम्स ऑफ नाइट्रेट लिया होगा तो दैट्स द एरर दैट यू हैव डन. एनीवे लेट्स गो. तो 2 ग्राम आयन का मतलब होता है 2 मोल्स ऑफ नाइट्रेट आयन. तो 2 मोल्स ऑफ नाइट्रेट आयन में कितने नाइट्रेट आयंस होंगे? So next calculation, number of NO3 minus ions will be 2 into Na. अभी calculate क्या करना है? They are asking us to calculate number of electrons. तो अभी 1 ion, 1 NO3 minus ion will contain 7 electrons from nitrogen. Each oxygen will have 8 electrons. So 3 oxygen will be 24 electrons. And negative charge, I need to add 1 electron. So the total is 32 electrons. So 1 nitrate ion contains 32 electrons. So 2 into Na, total कितने ions है मेरे पास? 2 into Na ions है. तो ये जो 2 ग्राम आयन है, so 2 ग्राम आयन of nitrate ion will contain 32 into 2 Na electrons. So your answer will become 64 Na electrons. Is this clear? Yes, ma'am. So I hope all module doubts are clear. जिसके भी जो भी डाउट्स होंगे मॉड्यूल के आर दे क्लियर? Yes, ma'am. चलो let's go ahead. Do you have any doubts coming from assignment or I should start teaching ahead? असाइनमेंट में सेकंड हम असाइनमेंट तो चलो असाइनमेंट के डाउट है तो हम पहले करते हैं होम असाइनमेंट 1. बताओ क्या डाउट है? मैम Ma'am, सेकंड और 7th थर्ड question. 4th and 6th. असाइनमेंट 1 में 8 6 और 8 8 8 और 2 3 2 3 7. I'm 11. और हाँ 11. 11 और so that's it. These are the 14th doubts. 14th कौन सा? 14th 40. और किसी को है होम असाइनमेंट 1? 9th मैम. 9 और बोलो. Ma'am, 12th. बढ़िया. और that's it. So what I see is if you count the doubts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन डाउट है आपके. चलो कर देते हैं. So let me open home assignment 1.
So mole concept assignment 1, I start with problem number 2. तो जिसने भी problem number 2 डाउट पूछा था, see what is problem number 2. The problem number 2 says the abundance of isotope of oxygen are as follows. This is the problem about average isotopic mass. ये average isotopic mass का problem है. We learned the formula last lecture and it is straight substitution in that. So the problem says the abundance of 3 isotopes of oxygen are as follows. The percent of O16 दिया है. O16 का percent. O16 का percent given is 90%. And they say O17 and O18 together is 10. O17 और O18 दोनों मिला के 10% है. और पूछा है if the isotopic mass is 16.12, find out the percent of O16 and O17. तो किसी एक को x assume करो, फिर दूसरा हो जाएगा 10 minus x and that's it. Substitute in the formula and so on. तो आपका total isotopic mass दिया है 16.12. That will be equal to 90 into 16 plus 17 into 10 minus x plus 18x upon 100. Solve this for x and that's the answer. Next is problem number 3. Problem number 3 कहता है the average atomic mass of a mixture containing 79 mole% of magnesium 24. So again this is similar. Magnesium 24 का mole percent 79 दिया है. And they say remaining 21 is magnesium 25 and 26. Magnesium 25 और magnesium 26 is remaining 21. तो ये x हो गया, तो ये हो जाएगा 21 minus x. Exactly same way. जैसे ऊपर का प्रॉब्लम किया वैसे ही डिट्टो है ये प्रॉब्लम. इन्होंने जो आंसर दिया है आपको एवरेज मोल परसेंट का वो 24.31 है. तो इसमें आ जाएगा 24.31 इक्वल टू 24 into 79 plus 25 into 21 minus x plus 26x upon 100. So I've solved problem number 2, problem number 3. Whoever asked me this has a doubt. Next that I see is problem number 6. तो problem number 6 में क्या करना है? Problem number 6 कहता है the isotope of an element have mass m, m+1 and m+2. तो इसमें प्रॉब्लम नंबर 6 में 3 आइसोटोप है. एक का मास दिया है m, दूसरे का मास दिया है m+1, तीसरे का मास दिया है m+2. तीनों के मासेस दिए. Exactly in the same way as here, ऑक्सीजन के एक का मास 16 है, दूसरे का 17 है, तीसरे का 18 है. वैसे इस प्रॉब्लम में 3 अलग मास दिए हैं. एंड द मीन मास नंबर मतलब एवरेज दिया है, एवरेज मास. जो एवरेज मास आपको दिया है इस प्रॉब्लम में वो है m+0.5. ये आपको एवरेज मास इस प्रॉब्लम में दिया है. एंड दे आस्क यू which of the following ratio of number may be accepted. मतलब इनका आपस में ये जो abundance होता है वो क्या है ये पूछा. तो ये आप समझ रहे हो कि इस प्रॉब्लम में तीनों में से किसी भी एक का abundance नहीं दिया, 3 वेरिएबल है. तो ऐसे प्रॉब्लम में करना क्या पड़ेगा, नीचे से हर एक ऑप्शन को
सब्स्टिट्यूट करके इवैल्यूएट करना पड़ेगा. से फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इवैल्यूएटिंग ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए में दिया है कि तीनों का जो रेशियो है वो 1:1:1 है. तो ऑप्शन ए के लिए मैं लिखूंगी m + 0.5, ये एवरेज मास है, will be equal to m into 1 plus m plus 1 into 1 plus m plus 2 into 1, right? And upon total 3. If I solve this, if it is become equal to m plus 0.5, my answer will be A option. And if it is not coming equal to m plus 0.5, I have to go and check the B option. ऐसे करके आप ऑप्शन इवैल्यूएट करते जाओ, जहां पे ये टैली होगा, that's the answer. So here the only way is check the options. आपको ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा, उससे आंसर आ जाएगा. So I solved problem number 6 for you. जिसका भी डाउट था क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Okay, then is problem number 7. Problem number 7 says 2.80 gram of ethylene polymerizes to polythene according to following equation. तो इसमें ये जो इक्वेशन है ना वो ठीक से प्रिंट नहीं हुआ है, मैं पहले आपको इक्वेशन समझाती हूँ. तो इक्वेशन में ये इथिलीन है n moles. So we are starting with ethylene n moles and it is undergoing a special reaction called polymerization. So what is a polymerization reaction? Ethylene will react with itself. वो अपने आप में ऐड होते जाएगा and my product is polythene और फिर प्रोडक्ट बनेगा polythene. This is the reaction. तो अभी इसमें polymerization के रिएक्शन में ये n क्यों लिखा जाता है? Why don't we write the normal stoichiometric coefficient like 1, 2, 10 जो भी है? इसके लिए नहीं लिखा जाता क्योंकि पॉलीमराइजेशन में ये n की वैल्यू बहुत ज्यादा है. This n is a huge number. पॉलीथीन के केस में अगर मुझे डिस्कस करना है, जो हम प्लास्टिक यूज करते हैं पॉलीथीन, ये वही है, उसी की रिएक्शन है. So to get the desired properties, we need to have some 10 lakhs molecules of ethylene. So n is as huge as some around 10 lakhs. And this kind of a huge number, we do not use in balancing. Okay, ये हो गया रिएक्शन के बारे में. अभी प्रॉब्लम क्या कहता है ये देखते हैं. प्रॉब्लम में कहता है कि 280 ग्राम्स ऑफ इथिलीन, तो आपको मास ऑफ रिएक्टेंट दिया है, ये दिया है 280 ग्राम्स है, और पूछा है कि ये कितना बनेगा. तो दिस इज बेस्ड ऑन अ वेरी सिंपल कंसेप्ट. एनी रिएक्शन, इफ यू सी व्हाट इज हैपनिंग इन एनी रिएक्शन, जो भी तुम्हारे रिएक्टेंट के एटम्स होते हैं वही के वही सारे प्रोडक्ट में आ जाते हैं. आप जो बैलेंसिंग करते हो उसमें आप क्या अश्योर करते हो बैलेंसिंग में कि whatever are the total of number of atoms in the reactant, same you see in the product. Meaning is कि जो भी reactant का मास होगा वही product का मास होगा. A mass is conserved during chemical reaction is the concept. किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व्ड होता है, मतलब जो रिएक्टेंट का मास है वही क्या होगा, प्रोडक्ट का मास. वी कैन नॉट क्रिएट नॉर वी कैन डिस्ट्रॉय एनी मास. तो इसमें सॉल्व कुछ भी नहीं करना, ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम था जिसमें आपको केमिकल रिएक्शन का फंडामेंटल एस्पेक्ट समझना है. A balanced reaction means the total mass on reactant side
is precisely equal to total mass on product side. Mass is conserved. ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 7. Now discussing problem number 8. To see what is problem number 8. तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर 8 जो है वो कहता है if 1/6 in place of 1/12 mass of carbon atom is taken to be relative atomic mass unit, the mass of 1 mole of a substance will be. तो जो हम फैक्टर लेते हैं 1/6 1/12 उसके जगह पे रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट में हमने 1/6 ले लिया तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के मास में क्या फर्क आएगा. तो इसका आंसर है रिमेन्स अनचेंज. बट आई विल एक्सप्लेन यू हाउ डज इट रिमेन्स अनचेंज. क्या फर्क हो जाता है जब भी 1/12 के जगह पे हम 1/6 लेते हैं. तो 1/12 के जगह पे 1/6 लेने से 2 चेंजेस होते हैं. ओके आपका जो AMU कैलकुलेशन है AMU के लिए हमने क्या किया था 1/12 into mass of 1 atom of carbon. Everybody recollect that. Your AMU calculation was 1/12 into mass of 1 atom of carbon. तो अगर ये 1/6 हो गया ओके तो इसका मतलब क्या हो गया आपकी AMU की वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स हो गई. Yes, ma'am. So your 1 AMU now in the new system okay will be 2 times the old AMU. Yes, ma'am. ये हो गया. इसमें कोई डाउट है? No, ma'am. ओके बट AMU में ये चेंज आने से आपके एवोगैड्रो नंबर में क्या चेंज होगा? Nothing. कैसे नथिंग बेटा? मैम क्योंकि 1.66 10 raised into 10 raised to minus 24 into 6.022 into 10 raised to 23 is 1 only. हाँ वो तो ठीक है बट एवोगैड्रो नंबर जो तुम्हारा है उसका कैलकुलेशन तुम कैसे करते हो? उसमें भी तो आप फैक्टर यूज करते हो ना 1/12. Okay, ma'am. Ma'am, it will decrease by 2. It will decrease by 2. मतलब एवोगैड्रो नंबर क्या बन जाएगा n/2 Na/2. तो इसमें आपका AMU 2 times हो गया. Okay, somebody said it will decrease by 2. कैसे decrease by 2 होगा बेटा समझा सकते हो? Ma'am, as the equation says, Avogadro's number into AMU gives 1. So if AMU increases by 2, then Avogadro's constant should decrease by 2. Absolutely. Your Avogadro's number into AMU का प्रोडक्ट 1 है. अगर आपका एवोगैड्रो AMU डबल हो गया तो एवोगैड्रो नंबर में क्या चेंज होगा? अभी आपका न्यू एवोगैड्रो नंबर न्यू Na is Na/2 here. ये चेंज आ गया आपके एवोगैड्रोस नंबर में. तो डोंट यू फील कि ये दोनों चेंजेस कंपनसेटरी है? इसका मतलब क्या है? अगर मुझे मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस लेना है, व्हाट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस?
एक एटम का मास को हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और हम उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान दो इधर, अगर मुझे सपोज कार्बन का 1 मोल का मास फाइंड आउट करना है, ओके, आई वांट टू फाइंड मास of 1 mole of carbon atoms. Okay, I take mass of 1 carbon atom, 12 AMU. I multiply it with number of atoms, that is Avogadro number of atoms, Na. आंसर AMU में रहेगा। इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए I multiply it with this. और फिर ये करके हमने देखा था आंसर 12 ग्राम्स आ गया। दिस इज मास ऑफ 1 मोल। ये बेसिक कैलकुलेशन होता है, एवरीबॉडी रिकलेक्ट दिस। अभी नए सिस्टम में क्या होगा, नए सिस्टम में ये 12 AMU है, एवोगैड्रो नंबर हो गया Na/2 और ये हो गया 2 into 1.66 into 10⁻⁻²4. So don't you think this is a compensatory change? I still give you the answer 12 grams. इसका आंसर हो जाता है, आंसर इज सी, remains unchanged. So we solved problem number 8. I think I forgot in between problem number 4 कि मैंने सॉल्व किया कि भूल गई। 4 कर लिया है मैंने, अभी अनसॉल्व 4, राइट। तो अभी 8 हो गया, 8 के आगे जाती हूँ 9 पे। Somebody asked me doubt problem number 9. तो problem number 9 कहता है if the table of atomic masses were established with oxygen atom, तो एटॉमिक मासेस हम ऑक्सीजन एटम से डिजाइन करते हैं एंड असाइन द वैल्यू ऑफ 100, तो ऑक्सीजन का मास 100 ले लिया, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन वुड बी अप्रोक्सीमेटली। तो पहले समझो ये एटॉमिक मासेस हम रिलेटिव कैलकुलेट करते, ओके। ये रिलेटिव में अगर आपके स्टैंडर्ड का मास आपने चेंज कर लिया तो रिलेटिवली दूसरे एटम्स का मास चेंज होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली ये कि ऑक्सीजन जब भी 16 होता है तो आपका कार्बन कितना होता है 12। So when oxygen is 16, your carbon is 12. तो अभी नए स्केल पे आपका ऑक्सीजन 100 हो गया तो रिलेटिवली कार्बन बदलेगा, मतलब 100 into 12 upon 16. So what will be the answer? 75. So this is what is your problem number 9. Then we do problem number 11. Problem number 11 says if atomic mass unit were defined to be 1/10 of mass of an atom of C12, what would be the atomic weight of calcium in unified mass? तो कैल्शियम का मास पूछा है। अभी यहाँ पे देखो, ये वो नहीं बोलते कि so there is a difference between, understand the difference between problem number 8 and this problem. Problem number 8 में लिखा है if 1/6 in the place of 1/12 mass of carbon atom is taken in relative atomic mass unit. यहाँ पे बोलते हैं इस प्रॉब्लम में if atomic mass unit were defined to be 1/10 of mass of C12, तो डेफिनेशन में हमने 1/10 लिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो C12 का मास है वो 10 है, तभी तो आप 1/10 फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर कार्बन का मास 10 हो गया, so the simple problem get reduced to
The mass of carbon is 10 instead of 12. तो ये कोई स्केल है जिसमें कार्बन का मास 10 है, तो कैल्शियम का मास कितना होगा? सिमिलर टू व्हाट आई सॉल्व प्रॉब्लम नंबर 9. तो जब भी कार्बन 12 होता है, कैल्शियम 20 होता है, तो कार्बन 10 हो गया तो कैल्शियम कितना होगा? ये कैलकुलेशन आपको करना है यहाँ. So you're solving problem number 11, right? So problem number 11 में when carbon is 10, calcium is 20, right? Calcium is 40. Atomic mass of calcium is not 20, calcium is 40. Carbon is 12 and calcium is 40. So therefore, जब भी carbon 10 हो जाएगा तो calcium कितना होगा? 10 into 40 upon 12. This will be your calcium. To solve this will come 33.33. So this is your problem number 11. After that, the next problem is problem number 12. ये सब एक जैसे है. If mole were defined to be 1 into 10 raised to 24 instead of Avogadro's number. मतलब इस प्रॉब्लम में ये बोल रहे हैं कि 1 mole is not equal to Avogadro's number of atom. 1 mole नया मोल का डेफिनेशन है. प्रॉब्लम नंबर क्या चल रहा है मेरा? 12. ये नया मोल का डेफिनेशन है जिसमें 1 mole is 1 into 10 raised to 24 molecules. ये नया मोल का डेफिनेशन दे दिया है. तो इसमें they say what would be the mass of 1 mole of boron. तो अभी जो हमारा 1 mole of boron है उसमें तो 6.022 into 10 raised to एटम्स आ जाएंगे एलिमेंट into 10 raised to 23 एटम्स है ना. अभी तो डेफिनेशन ये है. तो इतने एटम्स का बोरॉन का मास कितना है? 9. तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास 1 मोल के बोरॉन का मास है. एवोगाड्रोस नंबर ऑफ बोरॉन का मास है जो है 9 ग्राम्स. तो सिंपली आपको कैलकुलेट करना है कि 1 into 10 raised to 24 एटम्स ऑफ बोरॉन का मास कितना होगा. क्योंकि जो नया स्केल है उसमें नंबर ऑफ एटम्स चेंज हो गए तो मास चेंज होगा अकॉर्डिंगली. अभी जो मास है वो इतने एटम्स का है. नए स्केल में इतने एटम्स का मास फाइंड आउट करना है. So it will be simply 10 raised to 24 into 9 upon 6.022 into 10 raised to 23. Any doubt anyone has? तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 12. Ma'am, mass of boron is 10 or 9? दिया नहीं है ना प्रॉब्लम में, बट शायद आंसर 9 से टैली होगा. 10 लोगे तो शायद ऑप्शन में नहीं है. चेक करना प्लीज. तो अभी इस कैलकुलेशन का आंसर क्या आएगा? 9 divided by 12 का जो आंसर आपको दिया है नीचे 14. ए दिया है ना. It is approximately 15. हाँ, तो वो ए दिया है आंसर. अभी जो कैलकुलेशन है 9 से वो ए आता है. अगर मैं 10 ले लूंगी तो वो चेंज हो जाएगा, राइट. वो भी ऑप्शन दिया है 16.6. ओ
बोरॉन के दो आइसोटोप है, बोरॉन 9 भी है, बोरॉन 10 भी है. So anyway, we should have given you the mass in this case. दोनों आंसर्स पार्ट ऑफ द आंसर की है, तो we should have given you the mass in this case. Okay, 10 is more right. I will change the key. 10 is more right. Boron 10 is more right. We can go for boron 10 and mark the answer C in this case. ठीक है? Okay, ma'am. आगे बढ़ूं? तो आगे Yeah, ma'am. खत्म हो गया. होम असाइनमेंट 1 के डाउट्स हमने कर लिए. तो अभी नेक्स्ट और एक दिया था होम असाइनमेंट 2. किसी को इसमें डाउट है? Anyone having any doubt in home assignment 2? Question number 6. Question number 7. Okay, question number 7. और बोलो. 6. सुनाई नहीं दे रहा है. Question number 6. Question number 6. Okay, और only 2 doubts. Question 13. 1-3. You said 1-3, right? Yes. Question और number 14. और Question 8. question 8. और बोलो. Any other doubt? चलो, so I'm opening mole concept Question assignment 2. Question 3. 3. 9. 9 सही. और so let us start solving these doubts. Mole concept assignment 2. Ma'am, हाँ बोलो. मैम मैंने 9 बोला था, वो 9 कैंसिल करना है. अच्छा, और इतने ही ना, मतलब कम कर दिया ना, और दूसरा तो नहीं है ना उसकी जगह पे. चलो, let us start solving assignment 2 के doubts. तो आपका मूल कंसेप्ट असाइनमेंट 2 पहला डाउट है, डाउट प्रॉब्लम नंबर 3. तो प्रॉब्लम नंबर 3 कहता है फॉर अ कंटेनर ऑफ 2 liter capacity contains dinitrogen as described below. Which one contains maximum number of molecules under similar condition? तो ये क्वेश्चन में हर एक ऑप्शन जो दिया है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, और जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो देखने हैं. से फॉर एग्जांपल योर ए ऑप्शन सेज 2.5 gram molecule of N2. So what is 2.5 gram molecule of N2? Is nothing but 2.5 mole of N2. अभी इसमें हमको कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो 2.5 मोल ऑफ N2 we have 2.5 into Na molecules. ये हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे.
वैसे ही बी ऑप्शन में कैलकुलेट करो। बी ऑप्शन कहता है 4 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, तो 4 ग्राम एटम ऑफ एन लिखा है, मतलब 4 मोल ऑफ एन। बट आपका सैंपल किसका है? N2 का, तो आपके 1 मोल N2 में 2 मोल N है, तो अभी इस सैंपल में 4 मोल N है, so I'll therefore say 4 mole N means 2 mole N2, and 2 mole N2 में 2 into Na molecules, और ऐसे हर ऑप्शन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करते जाओ। कैन यू डू इट नाउ? जिस किसी ने डाउट पूछा था सीओडी कर सकता है कि करके Yes, दिखाओ? ma'am. कर सकता है ना? Yes, ma'am. तो चलो हो गया प्रॉब्लम नंबर 3 डन। उसके आगे है प्रॉब्लम नंबर 6। तो प्रॉब्लम नंबर 6 कहता है 4 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा होता है NaOH, contain same number of sodium ions as present in। इसमें कुछ नहीं करना है, कितना सिंपल प्रॉब्लम है ये। बोला है हमारे पास 4 ग्राम NaOH है, तो 4 into 40 will be 0.1 मोल NaOH है। अभी 0.1 मोल NaOH में कितने नंबर ऑफ सोडियम आयंस होंगे? 0.1 into Na, ions of sodium, right? These many ions of sodium are present। बस अभी नीचे जो ऑप्शन दिए है उसमें देखना है कि किस में कितने आयंस ऑफ सोडियम प्रेजेंट होंगे। से फॉर एग्जाम्पल मैं पहला ऑप्शन इवैल्यूएट करके दिखाती हूँ। 10.6 ग्राम्स ऑफ Na2CO3 बोला है ए ऑप्शन में, तो मुझे कितने आयंस चाहिए इसको ढूंढना है। तो ए ऑप्शन कहता है 10.6 grams of sodium carbonate, they give you molar mass which is 106, so 10.6 upon 106 का आंसर 0.1 मोल ऑफ Na2CO3 होगा। बट आप Na2CO3 का फॉर्मूला देखो, अगर Na2CO3 आपका 1 मोल है तो उसमें सोडियम कितना होता है? 2 मोल ऑफ Na प्लस हो जाता है। So therefore 0.1 mole Na2CO3 will have 0.2 mole Na। तो Na के नंबर ऑफ मोल्स बदल गए तो नंबर ऑफ आयंस भी 0.2 into Na हो जाएंगे। तो इस केस में 0.2 आयंस ऑफ Na आ गया, तो ये आंसर नहीं है। और ऐसे करके हर ऑप्शन को इवैल्यूएट करते जाओ और आंसर ढूंढ लो। Ma'am, can you Yes. solve option C? Can I solve option C? Yeah, I'm solving option C. So option C से कहता है अच्छा 100 ml of 0.5 molar. Right now you cannot solve option C as molarity is not taught to you. So is answer given option C बेटा? Yes, ma'am. इसका आंसर C है क्या? Yes, ma'am. अच्छा तो अभी फिर सर्कल करके रखो, हम ये प्रॉब्लम अभी नहीं सॉल्व कर सकते। एंड आई कैन सी प्रॉब्लम नंबर 7 ऑल्सो जिसमें नॉर्मलिटी दिया है, तो ये दो प्रॉब्लम होल्ड पे रखेंगे जब तक हम मोलारिटी नॉर्मलिटी नहीं समझेंगे। ये दो प्रॉब्लम एट दिस स्टेज आप नहीं कर सकते। सो आई गो टू प्रॉब्लम नंबर 8। प्रॉब्लम नंबर 8 says one atom of an element X weighs 6.664 into 10 raised to minus 23 gram. The number of gram atoms in 40 kg of it is। तो एक एटम का मास दिया है, इससे 1 मोल का मास आ जाएगा।
और फिर 40 kg में कितने मोल से ये भी आ जाएगा। तो प्रॉब्लम नंबर 8 में मास ऑफ वन एटम ऑफ X इज गिवन। So mass of one atom of X is 6.664 into 10 raised to minus 23 grams. So therefore, mass of 1 mole, that is mass of 6.022 into 10 raised to 23 atoms will be equal to 6.664 into 10 raised to minus 23 into 6.022 into 10 raised to 23. ये जो होगा ये इसका GMM है। तो ये क्या आ जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। लेट अस कैलकुलेट। तो क्या आ रहा है ये 40.13। तो ये अप्रोक्सीमेटली मुझे 40.13 आ रहा है। नीचे ऑप्शंस राउंड फिगर में है तो ये अप्रोक्सीमेटली मैं लिख रही हूँ 40 ग्राम्स। अभी पूछता है 40 kg है। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 40 kg। सो व्हाट इज नंबर ऑफ ग्राम एटम्स? नंबर ऑफ मोल्स। So 40 kg is 40 into 10 raised to 3 grams upon 40 का आंसर आ जाएगा 10 raised to 3 gram atoms. So answer will be 1000. For problem number 8. Is that clear? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 13। तो आपका प्रॉब्लम नंबर 13 कहता है आउट ऑफ 1 ग्राम डाइऑक्सीजन, 1 ग्राम एटॉमिक ऑक्सीजन एंड 1 ग्राम ओजोन, the maximum number of oxygen atoms are in। तो इसमें कुछ नहीं, सब में नंबर ऑफ एटम्स गिनने हैं एंड आंसर इज दे ऑल थ्री हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स। So I'll calculate and show you how all three have same number of atoms. So we are solving problem number 13. Problem number 13 में 1 ग्राम O2 है, मतलब 1/32 mole O2, and this will be Na upon 32 molecules of O2, and this will be 2Na, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है ना, तो 2Na upon 32 that is Na/16 atoms of O हो जाएगा। तो ये 1 ग्राम O2 में Na/16 atoms हो गए। नेक्स्ट इज 1 ग्राम O एटॉमिक दिया है, तो ये हो जाएगा 1/16 मोल ऑफ O and Na/16 atoms of O। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन में Na/16 एटम हो गए। और लास्ट दिया है 1 ग्राम O3 ओजोन, तो ओजोन के मोल हो जाएंगे 1/48। ओजोन का मोलार मास 48 है, और फिर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे Na/48,
और एटम्स हो जाएंगे 3Na/48 and which is equal to Na/68. तो 1 ग्राम O2 है, 1 ग्राम O है या 1 ग्राम O3 है. नंबर ऑफ एटम्स आर रिमेनिंग सेम. एनी डाउट? जिस किसी ने डाउट पूछा था क्लियर हो गया बेटा? So I'm going ahead. The last doubt is 14th question. The problem number 14 कहता है the number of calcium ions and chloride ions in 111 gram of anhydrous CaCl2R. तो 111 gram of CaCl2 दिया है. So I first calculate gram molecular mass. Calcium 42, chlorine 71, 111 grams. So number of moles will be 1. I'm having 1 mole of CaCl2. अभी आपका जो CaCl2 है, that is calcium 2 plus and 2 moles of Cl minus. मतलब 1 mole of CaCl2 में 1 mole of calcium 2 plus होता है और 2 mole of Cl minus होता है. और 1 mole का मतलब है Na ions of CaCl2 and 2 Na ions of calcium chlorine. तो आपका आंसर होगा Na and 2 Na. कैल्शियम 1 मोल है और इसके लिए नंबर ऑफ आयंस इज 1 into Avogadro's number. क्लोराइड 2 मोल्स है, so number of ions will be 2 into Avogadro's number. So your answer will be Na and 2 Na. All clear? Yes, ma'am. और कोई डाउट है? कभी थोड़ा आगे पढ़ते हैं. So what I recollect is I taught you the complete मोल concept. मैंने मोल के आपको सारे डेफिनेशन दे दिए थे, है ना? तीनों मोल के डेफिनेशन आपने पढ़ लिए हैं. Mole in terms of mass, in terms of number, and for gaseous compounds in terms of volume also, right? This is where we were last lecture. Yes, ma'am. Great. So I go ahead now. I teach you something else. I'm discussing with you something called percentage composition. तो किसी भी फॉर्मूला में, तो ये अभी मोल के आगे हमने फॉर्मूला का अंडरस्टैंडिंग भी किया. कोई भी आपको फॉर्मूला देते हैं तो फॉर्मूला से क्या क्या समझता है ये एक बार समझ लेते हैं. ये कैल्शियम क्लोराइड वाला जो प्रॉब्लम था वो फॉर्मूला बेस्ड ही है. So let us understand, whenever you see a formula of a compound, what are the things a molecular formula is talking about? Molecular formula का मतलब है exact number of atoms present in that molecule, and it also means exact mole ratio. Say for example, if I say methane, तो ये फॉर्मूला का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम और 4 हाइड्रोजन एटम. बट अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ मीथेन है तो 1 मोल ऑफ मीथेन में 1 मोल कार्बन एटम है और 4 मोल हाइड्रोजन है. So every formula is telling you its molar composition also.
फॉर्मूला से मोलार कंपोजिशन भी समझता है. फॉर्मूला गिवन, देन आई कैन ऑल्सो मेक यू अंडरस्टैंड कि मीथेन के मास में कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन कार्बन का होगा और कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन हाइड्रोजन का होगा. फ्रॉम फॉर्मूला we can calculate percentage composition also. See how. So I'm discussing how to calculate now percentage composition. तो इस परसेंटेज कंपोजिशन के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है which says mass percent of an element will be equal to mass of element in mass of element in the compound upon molecular mass of the compound into 100. And this is what is going to give you mass percent of an element. Say for example, I take water. तो वाटर में दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. तो कैन आई कैलकुलेट द मास परसेंट of both the elements? How much is the contribution of hydrogen? How much is the contribution of oxygen? How do we do it? I will just substitute in this formula. तो हाइड्रोजन के लिए अगर मुझे सब्स्टिट्यूट करना है इस फॉर्मूला में, तो I will say percent of hydrogen is mass of hydrogen in water, which is 2, upon molecular mass of water, which is 18 into 100. और ये मास परसेंट आ जाएगा 11.1. अभी इस कंपाउंड में दो ही एलिमेंट है, तो आप परसेंट ऑफ ऑक्सीजन के लिए कर सकते हो 100 minus 11.11. That should be the answer of percent of what? Oxygen. Is that clear to you? या आपको फॉर्मूला से लिखना है, तो आपका परसेंट ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड 16 अपॉन 18 into 100. तो किसी भी कंपाउंड में जिसका आपको फॉर्मूला दिया है, आप मास परसेंट ऑफ अ गिवन एलिमेंट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो. इज दिस कैलकुलेशन एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कैलकुलेट मास परसेंट? Any formula you can calculate mass percent of any element. ये तुम्हारा ऑक्सीजन का हो जाएगा 88.89. यहाँ से भी आंसर वही आएगा 88.89. So any molecular formula given, we can calculate mass percent of the elements involved. Is this calculation clear to you? Do you understand this? Yes, ma'am. तो बस एक छोटा सा प्रॉब्लम देती हूँ, वो सॉल्व करते हैं और आगे चलते हैं. 1 minute.
So you need to calculate gram molecular mass of green vitriol. Iron का atomic mass 56 है. मैम मैम Fe का वो क्या है एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर नहीं बेटा, एटॉमिक मास चाहिए ना तेरे को. 56 है. हाँ सॉरी मैम, एटॉमिक मास 56. थैंक यू मैम.
हो गया? कितना टाइम, कितना आया ग्राम मॉलिक्यूलर मास, बोलो फटाफट। 278. 278। 278. हाँ, तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे GMM of FeSO4.7H2O. So that will be 56 plus 32 plus 64 and 7 into 18. And this will be 278 grams. So the percent of Fe will be 56 upon 278 into 100. The percent of sulfur is going to be 32 upon 278 into 100. Your percent of oxygen is going to be, oxygen, हाँ ये मैंने मास तो कैलकुलेट किया, ऑक्सीजन कितना है टोटल इसमें 11 मॉलिक्यूल्स है, सो आई राइट 11 into 12, 11 into 16. This will be around 176 upon 278 into 100, right? And remaining will be your percent of H. This calculation we have to do. मैम 63.3 किसका आ गया आंसर 63.3? ऑक्सीजन का. और आयन का कितना आया बेटा? 20.14. Okay, so approximately 20.1 लिख दूं, Yes, ma'am. तो आपका आयन हो गया 20.1. सल्फर बोलो 11.5. 11.51. ऑक्सीजन किसी ने अभी मुझे बोला क्या था बेटा 60. 63.3. चलो तो ये सब ऐड करो और हाइड्रोजन का निकालो 100 से माइनस करके 5.03 approx. अप्रोक्सीमेटली 5.03. तो अप्रोक्सीमेटली लिख देती हूँ 5%, है ना? तो परसेंट कंपोजिशन सबको आ गए, कोई भी फॉर्मूला आपको पता है तो आप आसानी से उसमें जो एलिमेंट्स है उसका मास परसेंट निकाल सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं. इज एवरीबॉडी कन्विंस्ड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तो अभी देखो मैंने आपको क्या सिखाया और अभी क्या सीखना है, ये क्लैरिटी से समझते हैं. अभी जो मैंने आपको ये प्रॉब्लम करवाए उसमें मैंने आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया था, है ना? आई गेव यू अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के आपने परसेंट कंपोजिशन एलिमेंट्स का फाइंड आउट किया. अभी मैं आपको इसका रिवर्स वाला प्रॉब्लम बताऊं.
सो व्हाट इज अ रिवर्स वाला प्रॉब्लम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवर्स, और ये क्यों करना है ये भी समझा। देखो जब भी हम लैब में हमारे पास कोई अननोन कंपाउंड है, जैसे रिसर्च में कुछ नया कंपाउंड बना है, अननोन थिंग, और वी वांट टू एनालाइज अ पर्टिकुलर केमिकल, वी आर हैविंग टेक्निक्स जिससे हम उस कंपाउंड में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। वी नो कि जो गिवन कंपाउंड है किस एलिमेंट से बना है, इसके कोई टेस्ट होते हैं और वो टेस्ट करके एलिमेंट प्रेजेंट डिटेक्ट हो जाता है, और इसके आगे उस एलिमेंट के परसेंट भी फाइंड आउट हो सकते हैं। तो ये जो परसेंट ऑफ एलिमेंट है ना, ये आसानी से एक्सपेरिमेंटली किसी भी कंपाउंड में फाउंड आउट हो सकता है। यू कैन गेट द परसेंट ऑफ एलिमेंट। थ्योरेटिकली कैसे करना है मैंने आपको सिखा दिया, बट आपका परसेंट ऑफ एलिमेंट इन एनी कंपाउंड, एनी सैंपल गिवन कैन बी फाउंड आउट इजीली। तो इस परसेंट ऑफ एलिमेंट से हम अननोन कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक पहुंचेंगे। तो अभी जो मैं आपको प्रॉब्लम सिखाऊंगी उसमें परसेंट एलिमेंट दिया होगा, कहाँ से आएगा ये एक्सपेरिमेंटली आएगा, बट जिससे हम उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने की, समझने की कोशिश करेंगे बाय डिराइविंग इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के ओके कैलकुलेट करके वो कंपाउंड क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो मैं प्रॉब्लम करवा रही हूँ ये अपोजिट टू दिस है। इसमें फॉर्मूला से परसेंट कंपोजिशन आया, अभी मैं परसेंट कंपोजिशन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक जाऊंगी। अभी ये समझाने के लिए मुझे कुछ चीजें आपको क्लैरिटी से समझानी। तो पहला मैं समझाती हूँ व्हाट डज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मीन्स। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या इंफॉर्मेशन देता है? So molecular formula obviously is going to tell you the exact number of atoms present in a molecule of a compound. A molecular formula represent exact number of atoms present in a molecule of a compound. Yes or no? Say for example, if I am giving you a molecular formula C6H6 बेंजीन का, तो ये फॉर्मूला क्या बता रहा है कि बेंजीन में 6 कार्बन के एटम है और 6 हाइड्रोजन के एटम है। तो we understand exact number of atoms when we look at molecular formula. Yeah, if I give you glucose, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एग्जैक्टली दीज एटम्स। दिस इज व्हाट इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन ऑफ एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। अभी मैं आपको और एक फॉर्मूला बताऊंगी जिसको कहते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज दिस इंपेरिकल फॉर्मूला? इंपेरिकल फॉर्मूला इज अ simplest whole number ratio of the various atoms present in a compound. तो इंपेरिकल फॉर्मूला होता है simplest whole number ratio of number of atoms present in a compound. So this is not actually number of atoms, but ये उनका रेशियो होता है। Say for example, अभी बेंजीन है, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो मैंने ऊपर लिख दिया। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? CH। मतलब बेंजीन में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है वो 6 है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है वो भी 6 है। मतलब उन दोनों का आपस का रेशियो क्या है?
1:1. So I've written CH. This is the ratio of benzene. Carbon is to hydrogen is 1:1. तो empirical formula हो गया CH. वैसे ही अगर ग्लूकोज का लिखना है empirical formula तो बोलो क्या होगा? CH2O. क्या होगा? CH2O. CH2O. H2O. So carbon is to hydrogen is to oxygen is 1:2:1. तो जो रेशो है एटम्स का आपस में वो होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला और जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। व्हाई आई एम डिस्कसिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला? मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला डिस्कस क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मुझे आपको ये वाले प्रॉब्लम समझाने हैं जिसमें परसेंट दिया होगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक जाना है। और इसमें सबसे पहले हम परसेंट से पहुंचेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला तक। तो परसेंट से जो पहले हमको फाइंड आउट होता है वो होता है इंपेरिकल फॉर्मूला। और एक बार इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया तो हम उससे कहां तक पहुंच सकते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक पहुंच सकते हैं। So then obviously I will have to show you, teach you a problem where a percent is given and how do we reach till empirical formula. And once we reach to empirical formula, how to go till molecular formula. तो ये अपने next set of problems है। तो ये बोर्ड का empirical formula, molecular formula वाला part copy करो। मैं पहले एक प्रॉब्लम लेती हूँ जिसमें मैं आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेशन सिखा दूंगी और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि एम्पिरिकल फॉर्मूला आने के बाद हाउ कैन वी गो टिल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
तो अभी लिख लिया प्रॉब्लम। अभी देखो इस प्रॉब्लम में क्या क्या दिया है, 3 एलिमेंट्स है। सो एलिमेंट्स आर गिवन टू मी। एक सोडियम है, दूसरा कार्बन है और तीसरा ऑक्सीजन है और इनके परसेंट दिए हैं। सो सोडियम इज गिवन 43.4%, कार्बन इज गिवन 11.3% and oxygen is given 45.3%। ठीक है, तो ये परसेंट कंपोजिशन दी है। जैसे मैंने कहा कहाँ से आए ये परसेंट कंपोजिशन, इसके सैंपल को एक्सपेरिमेंटली एनालाइज करके, एक्सपेरिमेंट से हमको ये परसेंट आ जाते हैं। इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैन गिव अस दिस परसेंट। नाउ व्हाट नेक्स्ट, इसका मतलब अगर 100 ग्राम का सैंपल है तो उसमें 43.4 सोडियम होगा, 11.3 कार्बन होगा और 45.3 ऑक्सीजन होगा। अभी मैं इस रेशो का एटॉमिक रेशो कैलकुलेट कर रही हूँ। सो हाउ डू वी कैलकुलेट एटॉमिक रेशो? व्हाट इज द होल मीनिंग ऑफ एटॉमिक रेशो? कि अगर सोडियम 43.4 है तो उसमें सोडियम के कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? तो दैट विल बी 43.4 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। कार्बन के कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। और ऑक्सीजन के कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। will give us a ratio of atoms present. You'll understand कि ये whole number आंसर नहीं आएगा। इसको whole number कैसे करना है ये भी मैं सिखा दूंगी। तो एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करना है। तो एटॉमिक रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो परसेंट दिया है उसको हमको किससे डिवाइड करना है? एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। परसेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास and we will get the atomic ratio. तो पहला आंसर क्या आ जाएगा? 43.4 divide by 23. What is the answer coming? 1.88. 1.88. Right, so this is coming 1.88. Another answer will be less than 1. 0.9. Okay, 0.94 is the another answer. और ये कितना आएगा बेटा? 2 point 2.83. 2.83. ओके, दिस इज 2.83। तो ये हो गया एटॉमिक रेशियो। मतलब सोडियम इस टू कार्बन इस टू ऑक्सीजन का रेशियो ये है। अभी इसको होल नंबर में हम कैसे ले जाएंगे? इसका सिंपलेस्ट रेशियो कैसे हम बना सकते हैं? इसमें से किसी भी नंबर से सबको डिवाइड करो, बट अगर आप स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करोगे तो बेटर रहता है। तो आई विल डिवाइड 1.88 upon 0.94 and this is 2. 0.94 upon 0.94, so this is 1, and 2.83 upon 0.94, so this is 3. तो ये मुझे आ गया सिंपलेस्ट रेशियो किसका? सोडियम इज टू कार्बन इज टू ऑक्सीजन Na2CO3. 2:1:3। और जो आपका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है उसी को क्या कहते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो आई गॉट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड के हम एम्पिरिकल फॉर्मूला तक आ गए। इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला इज Na2CO3।
So is everybody understanding how to reach till empirical formula? Any doubt anyone has? No, ma'am. Great. तो अभी हम देखेंगे कि empirical formula आ गया तो molecular formula तक कैसे पहुंचते हैं. What is the relation between empirical formula and molecular formula? I am explaining you. Your molecular formula is your empirical formula into a number n, and this n is a whole number. Say for example, आप देखो बेंजीन का empirical formula CH है. इस empirical formula को मैं 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो बेंजीन का molecular formula आ जाता है C6H6. ओके, ये ग्लूकोज का empirical formula है. इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आ जाएगा C6H12O6. इसका मतलब ये नहीं कि n हमेशा 6 होगा, but n can be any number by which you multiply a empirical formula, then you get a molecular formula. तो अभी empirical formula आ गया. आने के बाद मुझे क्या चाहिए? n चाहिए. ये n कैसे समझता है? What I need to understand n? I need to understand n molecular mass. Problem में molecular mass देना चाहिए और उस molecular mass को आपको किससे डिवाइड करना है? empirical formula mass से. और उससे आपको n आ जाता है. तो ये जो प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी आपको दिया था ना बोर्ड पे, जिसमें हम empirical formula तक पहुंच गए हैं, अभी मैं इसको ही थोड़ा मॉडिफाई करती हूँ. आज एक नया प्रॉब्लम करने के लिए टाइम नहीं है. नया प्रॉब्लम मैं अगले लेक्चर करवाऊंगी, बट ये जहाँ पे हम empirical formula तक पहुंच गए हैं, इसी को मैं क्या करती हूँ अभी और थोड़ा मॉडिफाई करती हूँ. तो इसमें empirical formula तक पहुंचने के बाद I give you a data. Calculate empirical formula के जगह पे I say molecular mass is 106. Calculate molecular formula. तो इसमें मैं लिखती हूँ molecular mass is 106 grams per mole. Calculate its molecular formula. तो empirical formula तक आ गए. अभी molecular formula तक कैसे पहुंचना है? empirical formula को n से मल्टीप्लाई करना. n कैसे आएगा? molecular mass upon empirical formula mass. What is empirical formula mass? ये जो empirical formula आ गया है, इसी का mass calculate करो. So I am showing you how to calculate empirical formula mass. Your empirical formula mass is going to be for 2 sodium 46, 1 carbon 12 and 3 oxygen 48. When I do the total, my empirical formula mass is coming 106. और प्रॉब्लम में मॉलिक्यूलर मास भी 106 दिया है. मतलब इस प्रॉब्लम के लिए n क्या है? 106 अपॉन 106. इस प्रॉब्लम के लिए n1 है. n is empirical formula mass, molecular mass upon empirical formula mass. Molecular mass given 106, empirical formula mass given 106. तो आपका n आ गया 1. और अगर आपका n1 है तो मतलब आपका empirical formula into 1, मतलब जो empirical formula है वही क्या हो जाएगा? molecular formula. So therefore here I write, therefore molecular formula will be empirical formula into 1. So that is Na2CO3 into 1. That is same as Na2CO3. अगर ये n
2 होता तो ये हो जाता Na4C2O6. So is this clear? तो एक बार आपको इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक पहुंचने के लिए n चाहिए और n कैलकुलेट करने के लिए ये वाला डेटा प्रॉब्लम में चाहिए. दे गिव यू मॉलिक्यूलर मास, then only you can reach from empirical formula to molecular formula. So they will give us some data, some hint about molecular mass और जिससे हम पहुंचेंगे empirical formula से molecular formula तक. So is this clear to everybody? Anyone has any doubt here? Anyone who has not followed anything till here? Anyone has any doubt? No, ma'am. All clear till here? Yes, ma'am. तो अगले लेक्चर क्या करेंगे हम, मुझे रिमाइंड करना. इसका और एक प्रॉब्लम में स्टार्ट करूंगी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. I'll give you practice of solving these problems, right? एक ही किया ना, तो और एक प्रॉब्लम करेंगे. आज तो टाइम नहीं है, टाइम इज अप. So I won't be able to solve one more problem. So I start here and we will learn few more things in the next lecture. आज क्योंकि ज्यादा टाइम आपका देखो डाउट में ही गया ना, डाउट में बहुत टाइम गया. I could hardly teach you 40-45 minutes. आज सिलेबस ज्यादा नहीं गया है तो होमवर्क बस थोड़ा सा आएगा. ज्यादा होमवर्क आज के लेक्चर का मैं दे नहीं पाऊंगी आपको, as I am unable to cover much in today's lecture. So hopefully we go ahead in next lecture and we will be able to do more problems in next lecture. Anyone has any doubt about today's lecture? No, ma'am. Chalo. So that's it for today. Ma'am. Everybody see you next week. Take care. Ma'am. बोलो बेटा. मैम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्वेश्चन में देते कि मतलब हम लोग को फाइंड करना रहेगा? बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है. क्या दिया क्वेश्चन में, क्या दिया क्वेश्चन में दे. मैम आपने सॉरी मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास. हाँ वो देना पड़ेगा. वो नहीं देंगे तो तू कैसे फाइंड आउट करेगा, तेरे पास फॉर्मूला नहीं है. ये नहीं है ना, यही फाइंड आउट कर रहा है. तो वही मैंने कहा कि इंपेरिकल फॉर्मूला आएगा तो n चाहिए. n के लिए क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास चाहिए. सो मॉलिक्यूलर मास must be given. Okay, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Okay. Bye, everybody. See you. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Bye.